हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है स्टैंडर्ड 10 का गुजरात बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से क्रॉप कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारी डाइट के लिए, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर, जिसका हम कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन रहेगा। 2027 गुजरात बोर्ड में से कई सारे छोटे छोटे एमसीक्यू इसमें छप सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? इन इंडिया मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई साहब, धंधे की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कौन सी है? एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का है। सिंस एशियन टाइम वी आर डूइंग खेती बाड़ी, हम एग्रीकल्चर कर रहे थे और मैनी पीपल्स आर एंगेज इन दैट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर बिकॉज मैनी इंडस्ट्रीज आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? अब समझते हैं एग्रीकल्चर एक्ट एज द प्राइमरी सपोर्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जानते हो, हमारे इंडियन इकोनॉमी को सबसे पहले सपोर्ट किसी ने किया तो एक एग्रीकल्चर चीज है। पहले सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते थे, डे बाय डे इसका जो रेशियो है वो कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्लियर? अराउंड 60% ऑफ द लेबर पावर इज इंगेज इन एग्रीकल्चर। हमारे देश के 60% लोग किससे इंगेज हैं? दे ऑल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। और ये रेशियो डे बाय डे कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे रेशियो 70% था, आज 60% हो गया। अपकमिंग डेज में 50% भी हो सकता है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द बेटर इनकम इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। अब समझते हैं, इट सप्लाई फूड टू पीपल। अरे भाई, किसान खाना देता है, ये आप जानते हो। एंड रॉ मटेरियल, कई सारी इंडस्ट्री है जिनका कच्चा माल कौन देता है? एग्रीकल्चर। ब्रेड इंडस्ट्री होगी, ये माल देगा। आटा बनाने वाली फैक्ट्री होगी, ये माल देगा। बेसन बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, ये माल देगा। कोई भी चीज के लिए एग्रीकल्चर आपका माल देता है। क्रॉप एंड फार्म, एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई अबाउट 25% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। हमारी नेशनल प्रोडक्ट की बास्केट में देखा जाए तो 22% योगदान कौन देता है? एग्रीकल्चर। क्रॉप एंड फार्म प्रोडक्ट होल्ड 80% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट। हमारे इंडिया में यदि हम 100 किलो चीज सप्लाई करते हैं जिसमें 18 किलो क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, याद रखना है। एंड हाउ मेनी पीपल्स आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? 60%, याद रखना। एक्सपोर्टेड फार्म प्रोडक्ट अन ए ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। कई सारे देशों में हमारा माल जाता है। अभी आप मानोगे नहीं, सोचो हमारे इंडिया का खम्मन और ढोकले का एक इंसान सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में। वो इंसान ये कहता है कि ना, मेरी जो इंडस्ट्री है ना वो 100 में से 100 करोड़ 100 करोड़ कमाती है, तो उसमें से 90 करोड़ यूएसए से आता है। मतलब वो 100 करोड़ कंपनी कमा रही है तो 90% वो यूएसए से कमाता है। उसका जो कच्चा माल है, मतलब जो उसकी बेसन की हम डिस्कस करने वाले फॉरेन एक्सचेंज। कई सारे 60% इंडियंस दे ऑल आर एंगेज इन दिस सेक्टर। द इकोनॉमी इज मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, मेकिंग इंडियन एन अग्रेरियन कंट्री। जो इंडिया है वो कैसा है? अग्रेरियन कंट्री बन चुका है। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्राउंड रियलिटी। अब मेन रीजन है कि किसान लोग छोड़ क्यों रहे हैं ये बिजनेस, ये आप सभी को पता है। जितना अर्निंग होना चाहिए उतना अर्निंग उनको हो नहीं रहा है। सबसे मेन रीजन, इन मोस्ट एरिया 2 और मोर क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन। 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लिए जाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फसल लेनी चाहिए। फसल लेना मतलब क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन करना। पता चला एक साल के अंदर उन्होंने सरसों भी उगा ली, गेहूं भी उगा लिया, ये चीज़ होती है 2 क्रॉप लेना। मल्टीपल क्रॉप्स आर पॉसिबल ड्यू टू फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन होगा तो कई सारे हम क्रॉप उगा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फेवरेबल क्लाइमेट। क्या होना चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट। जब हमें बरसात चाहिए उस टाइम पे बरसात हो जानी चाहिए, जितनी बरसात चाहिए उतनी बरसात होनी चाहिए। राउंड द ईयर कल्टीवेशन इज एडली बाय इरिगेशन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। हमारा किसान पूरे दिन पूरी साल काम करता है। डिस्पाइट दिस फैक्टर्स प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट। इंडियन फार्मर आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। जो इंडियन फार्मर है वो कैसे? गरीब है और अनएजुकेटेड है और उन्हें टेक्निकल टर्म का नॉलेज नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अब समझते हैं रीजन फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है? क्योंकि फार्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड। जितना फार्म प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कौन सी टेक्निक से हमें काम करना है। यदि वो साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक मेथड से काम करेंगे तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। वो चीज़ का नॉलेज नहीं है।
इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, सिंचाई योजनाएं नहीं है। जब पानी चाहिए, कई सारे ऐसे भारत के इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता टाइम पे, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। आर हाईली इनएडिक्वेट, रेनफॉल इज इरेगुलर एंड हाईली अनसर्टेन। जो बरसात होना चाहिए, जिस टाइम पे बरसात होना चाहिए, वो बरसात कैसा है, इरेगुलर है। कैसा है, इरेगुलर देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया इज ए मैसिव ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, खेत छोटे पड़ रहे हैं, किसान मतलब पहले एक खेत के अंदर 5 लोग खाते थे, आज एक खेत के लिए 25 लोग खड़े हैं। तो जगह लिमिटेड है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कहाँ पहले 50-60 करोड़ पॉपुलेशन थी, 40 करोड़ थी, आज 121-140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो जगह कम पड़ने वाली है। फैमिलीज आर लार्जर रिजल्टिंग इन स्मॉलर इंडिविजुअल फार्म, छोटे खेत बचे। फार्मर्स सो नो इंटरेस्ट इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, किसान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है साइंटिफिक मेथड से खेती बाड़ी करनी चाहिए, उसका नॉलेज देते हुए उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको वही उनकी ऑर्थोडॉक्स वाली मेथड ही पसंद है, वही जो चली आ रही है परंपरा, वही उसी तरह खेती बाड़ी करनी। फिर देयर इज ए लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, देखो केमिकल फर्टिलाइजर का वो कम प्रयोग करते हैं, मॉडर्न मशीनरीज का यूज नहीं करते हैं। वैसे केमिकल फर्टिलाइजर का कम ही उपयोग करना चाहिए जितना जरूरी है। हाउ कर सर वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ मच फर्टिलाइजर वी आर यूजिंग। सो जब भी आपकी फसल हो जाए उसके बाद आपको अपनी जमीन का थोड़ा सा एक मिट्टी लेना चाहिए और उसको सॉइल हेल्थ सेंटर ले जाना चाहिए, वहाँ पे मेजर करवाना चाहिए हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दैट सॉइल। सॉइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट्स है वो समझना चाहिए। तो सबसे पहले जैसी जरूरत हो, एज पर द रिक्वायरमेंट, यू हैव टू ऐड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन दैट सॉइल। इफ यू आर एडिंग टू मच फर्टिलाइजर इट मे बी हार्मफुल फॉर द सॉइल क्वालिटी। चलो, साइंटिफिक अप्रोच, द एजुकेशन मास ऑप्टेड अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर ड्यू टू लोअर सोशल स्टेटस। जो एजुकेटेड लोग हैं वो किसानी काम से कैसे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज इट इज द लोअर स्टेटस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग इन द सिटी इन द सर्च ऑफ बेटर लाइफ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये किसान है, ये मॉडर्न मशीनरीज है, ये इरिगेशन फैसिलिटी, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बड़ा फैमिली हो चुका है। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग एंड टाइप। हमने क्लासिफिकेशन की, फार्मिंग कितने तरह की, 6 टाइप की फार्मिंग है, वो डिस्कस करेंगे फटाफट। फार्मिंग टाइप आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमने टाइप डिवाइड किया, उसके ऊपर आउटपुट कितना प्रोडक्शन मिलता है वो इसके ऊपर डिफाइन किया। इकोनॉमिक रिटर्न कितना है। फार्मिंग टाइप एसोसिएट विद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, दे आर आल्सो शेप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड द एंटायर इकोनॉमी। सबसे पहला इसमें हम 6 टाइप की फार्मिंग पढ़ेंगे। सबसे पहली सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्लियर। सुनना, मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेर इंप्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई आज़ादी के बाद हमें आज़ादी कब मिली, आफ्टर द 1947 मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर, बट दे ऑल आर फेलियर, दे आर नॉट गिविंग fruitful result. So, despite project, the economic condition of Indian farmer remain very weak. इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद भी, इतनी सारी पॉलिसी बनाने के बाद भी, इतनी सारी स्कीम देने के बाद भी किसानों की हालत कैसी है, गरीबी मर रहे हैं बेचारे। अब सुनो, कॉस्टली सीड, महंगे बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स। भाई फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल और टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इंसेक्टिसाइड means the chemical which is used to kill the insects which can harm the quality, which can harm the plant of that crop. Not affordable, भाई सही बात है, किसान को अफोर्डेबल नहीं होता, महंगे महंगे बीज आते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज वो नहीं अफोर्ड कर सकते। फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट ए सफिशिएंट टू मेंटेन द फार्मर फैमिली, बस वो इतना ही प्रोडक्शन कर पाते कि उनके घर के लोगों का पालन पोषण हो पाए, वो इतना ही प्रोडक्शन कर पाते। एक तो खेत छोटा होता है, उन्हें महंगे सीड पोसाते नहीं है, जो सीड्स आते हैं वही सीड डालते हैं, वो चीज़ रहती है। ऑल प्रोड्यूस फूड इज कंज्यूम्ड बाय द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार मेंटेनेंस के लिए जो फार्मिंग होती है, इट इज कॉल्ड सब्सटेंस फार्मिंग। दे आर नॉट अर्निंग द मनी, दे आर ओनली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ऑफ देयर फैमिली। अपने परिवार का ही पालन पोषण कर पाते हैं और खेत में उतना ही उगाते हैं जितना उनके परिवार को जरूरत होती है। जरूरत तो उनके पास खेत नहीं होते इसलिए। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, बिकॉज इट लाइफ मेंटेनेंस एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बस अपने लिए होता है। कई सारे ऐसे किसान लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, बस घर का ही पालन पोषण कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्लियर हो गया। इट इज द फॉर फैमिली मेंटेनेंस फार्मिंग, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ड्राई फार्मिंग। एंड ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है,
ऐसी जगह जो फार्मिंग की जाए जहाँ पे सूखा प्रदेश पड़ता है, जहाँ पे बरसात कम होती है, सूखा। सो ना दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस वेयर रेनफॉल इज कंप्लीटली इनएडिक्वेट, जहाँ पे बरसात की कमी है। इरिगेशन फैसिलिटी इन दिस रीजन आर वेरी लो। दो चीज से हमें पानी मिलता है, वन इज द इरिगेशन विच इज द आर्टिफिशियल मेथड एंड सेकेंड इज द नेचुरल मेथड विच इज कॉल्ड रेनफॉल। व्हेन द रेनफॉल is inadequate and irrigation facility is not there, then we are have to taken the dry farming. ड्राई फार्मिंग में जनरली ऐसे क्रॉप लिए जाते हैं जिनको पानी कम चाहिए। सबसे पहले तो याद रखो ऐसे कौन से क्रॉप है जिनको ज़्यादा पानी चाहिए और जो कौन से कम है वो क्लासीफाई करो। फार्मिंग इज एंटरली डिपेंड ओनली ऑन सीजनल रेन। ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड, ये याद रखना। ओनली वन क्रॉप लिया जाता है ड्राई फार्मिंग के अंदर, ये याद रखना। आपको शॉर्ट नोट लिखने में काम आएगा। ड्राई फार्मिंग इज जनरली कंडक्टेड द रीजन वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट और इरेगुलर एंड द इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट देयर प्रॉपर। ओनली द पर्सन आर कैपेबल टू टेक वन क्रॉप एंड वाई दैट टेक ओनली वन क्रॉप? दैट वन क्रॉप इज पॉसिबल ड्यू टू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल। जो ह्यूमिडिटी, जो आपकी जमीन है उसके अंदर जो नमी है, उस नमी से सिर्फ एक ही क्रॉप ले पाता है। गॉट इट? समझ गए? क्रॉप लाइक ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ज्वार, ज्वार को हम सोरगम भी कहते हैं। ये जो ज्वार देखो यहाँ पे हम पल्सेस मतलब ये दालें आती हैं सारी। दाल में अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, राजमा, मोट, ऐसी कई सारी चीजें आती हैं। दिस इज द पल्सेस। ज्वार, मिलेट, मिलेट मतलब बाजरी जो मोटा अनाज होता है। तो याद रखना, आपको सभी बच्चों को याद रखना ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस, दिस ऑल आर ग्रोन इन दैट ड्राई फार्मिंग। जनरली दिस टाइप ऑफ मेथड, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज जनरली वी हैव टू सीन इन राजस्थान रीजन वेयर द रेनफॉल इज वेरी इनएडिक्वेट। इन जैसलमेर, अजमेर, जैसलमेर एंड दैट अपर रीजन। ओके, द स्पेसिफिक क्रॉप रिक्वायर वेरी लेस वाटर, सही है। इन गुजरात व्हीट एंड ग्रेन्स, व्हीट एंड ग्राम आर यूजिंग दिस, व्हीट और ग्राम भी उगाए जाते हैं। दिस गुजरात ग्रो इन ह्यूमिड सॉइल आफ्टर द मानसून इज ओवर। सिंपल बात है, मानसून ओवर हुआ, जो ह्यूमिडिटी उसके अंदर से ये गुजरात के लोग उगा लेते हैं। तो आई होप दैट आपको पता चलेगा व्हाट इज द ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में ये चीज़ होती है, ये जो है ना, ये मोट है, ये आपका ये है, इसको एक मिनट देखना पड़ेगा क्या, सोरगम है, मिलेट है, ये ज्वार। वेरी गुड, क्लियर। नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट समझते हैं। इट इज कॉल्ड वेट फार्मिंग। Wet farming means the rain facility is adequate and the irrigation facility is also available in ample quantity, in large quantity and many source of irrigation. Right? The people are capable to take more than 2 crops. दो या दो से ज़्यादा भी क्रॉप्स ले सकता है। ये मेन डिफरेंस आपको पता चल गया ड्राई फार्मिंग एंड वेट फार्मिंग के बारे में। जनरली इन दिस रीजन द पीपल आर टेकिंग सच ए क्रॉप्स विच आर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। चलो डिस्कस करते हैं। वेट फार्मिंग कैरिड इन द रीजन हैवी रेनफॉल, भैया पता है हैवी रेनफॉल। इट इज प्रैक्टिस इन एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, सही बात है। इफ देर इज ए नो रेनफॉल दे आर सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी से आराम से ले सकते हैं। विथ इरिगेशन हेल्प मोर देन वन क्रॉप इज टेकन, एक से ज़्यादा ले सकते हैं। जनरली यहाँ पे पैडी, पैडी मतलब सबसे बड़ा सोर्स है चावल। चावल सबसे ज़्यादा पानी का सोर्स है, क्योंकि चावल जो होता है ना वो पानी के अंदर बोया जाता है। सेकेंड वन इज सुगर कैन, गन्ना। दिस इज द सुगर कैन, गन्ना, and this is the paddy, this is the chawal. Clear? And cotton, wheat and vegetables, this is the most type. You have to remember this type. Paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables. What is the example of dry farming? Very good. Millet, ज्वार and pulses. Very good. सही. Now we have to go forward. चलो, इसी के साथ हमने 3 टाइप की फार्मिंग देख ली। Subsistence farming is the for family purpose only, family needs. Second is the dry farming. Third one is the wet farming. Clear हुआ? Now we have go forward. This is the shifting agriculture. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है और शायद आप लोग को एग्जाम में आएगा भी और आपकी बुक में नहीं दिया वो मैंने नोट कर दिया इसमें। जूम, फॉरेस्ट आर कंप्लीटली वर्ड एंड क्लियर टू क्रिएट फार्म स्पेस। क्या बोला गया? ऐसी जगह जंगल पड़ा हुआ है, जंगल को हमने पूरा जलाया, कचरा हटाया, फार्म बनाया, खेती बाड़ी की, 2 से 3 साल खेती बाड़ी की, उसकी फर्टिलिटी पूरी चूस ली,
फर्टिलिटी खत्म, जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरी जगह वो राउंड किया, इट इज कॉल्ड झूम फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अकॉर्डिंग टू नेम शिफ्टिंग, दे आर शिफ्टेड देयर फार्म आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 to 3 years. क्लियर? फार्मिंग इज कैरिड आउट ऑन द क्लियर्ड फॉर 2 to 3 years. 2 से 3 साल किया जाता है. सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस क्विकली ओवर दिस शॉर्ट पीरियड. भाई सॉइल फर्टिलिटी बहुत जल्दी रैपिडली डाउन होती है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. धमाधम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उनको सॉइल फर्टिलिटी से कोई मतलब नहीं. लूज कर दी सॉइल फर्टिलिटी, छोड़ दिया उसको, बैरन छोड़ दिया, बंजर छोड़ दिया. क्लियर? वंस फर्टिलिटी ड्रॉप द एरिया इज कंप्लीटली अबैंडनेड बाय फार्मर. अबैंडनेड, छोड़ देना, कंप्लीटली छोड़ दिया जाता है. फिर द एग्जैक्ट सेम क्लियरिंग मेथड इज अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग अनदर प्लेस. सेम मेथड अनदर जगह. जंगल था, जलाया, राख मिलाई, खेत बनाया, फार्मिंग चालू की. फर्टिलिटी है तब तक उसको यूज करना है, अदरवाइज अबैंडनेट कर देना है, छोड़ देना है. दिस स्टाइल ऑफ मूविंग इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन. झूम बराबर झूम. क्लियर? झूम कल्टीवेशन. अब सुनना. Once cereals, vegetables are grown in this type of region. Cereals means पता है ना? The total crop production very less. बहुत कम प्रोडक्शन होता है, ना के बराबर. देखो सॉइल फर्टिलिटी भी जाती है and crop production is also not much more. Generally this type of method is accepted in northeast state in this region. Mainly northeast, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, Arunachal Pradesh, Assam. In this region, this method is widely used by the farmer. Got it? ये देखो जला दिया गया, इस तरह का करते हैं. आई होप दैट आपको 4 टाइप का फार्मिंग क्लियर हो गया होगा. 1 is the subsistence farming, 2nd is the dry farming, 3rd is the wet farming and 4th is the झूम shifting. Northeast state crop production very less, burning after 2 to 3 year lost fertility. Got it? समझ गए एकदम सही से? क्योंकि कल के क्वेश्चन में, कल के एग्जाम में, आपके एसएसटी के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छप रहा है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यही नोट कर देना, मस्त टीचर खुश हो जाएगा. ठीक है? 4 क्वेश्चन है सेम. 5वां नंबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सुनना, प्लांटेशन मतलब होता है ये जो मेथड है, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ द मनी, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस. Because it is a long short term, it is not a short term method, it's a long term method. You have to wait till your plant is grown. Okay, we have to see. This is highly special and unique type of agriculture. Crops get reared with a great care over a long period. बड़े ध्यान से रखते हैं. Because it invests lot of the time as well as lot of the money. It is necessary that there should be more capital investment. It demand high management skill, technical knowledge and machineries. If the person have no technical knowledge, it may be the chances of the loss. Because if he or she grow the crop, grow the plant, and if he or she not having the technical knowledge related to the farming, it may be chances that the crop become destroyed. है ना? It require heavy use of fertilizer, transport and protection of all. Why we require transportation? यदि आप आम का बाग लगाते हो तो आम को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आम का बाग आपने 10 साल पहले लगाया तो 10 साल बाद आपको आम मिलते हैं, तो उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, उसके लिए टाइम भी चाहिए और उसको केयर भी चाहिए. की क्रॉप इंक्लूड रबड़. देखो बच्चों, हम इनके बारे में सभी के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे. अभी रबड़, टी कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, हर फिगर के बारे में समझेंगे. टी, चाय, कॉफ़ी, कोको एंड कोकोनट, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द ट्री प्लांटेशन. और इसके अंदर कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला एंड लेमन. इट आल्सो इंक्लूड खरेक. खरेक मीन्स छुआरे. दिस इज अ खरेक. हाँ, आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि खरेक इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ खरेक. यस, प्लांटेशन फार्मिंग. दिस इज द आंवला, दिस इज द मैंगो, this is the rubber plantation. Wait, we have to see next. Rubber plantation कैसे होती है बताता हूं. In the stem of the rubber plant there is a white liquid wax. After collecting that wax, we have to explain Hindi. Okay, na? We have to use both language.
चलो क्लियर भाई, व्हाट इज द प्लांटेशन फार्मिंग क्लियर हो गया. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. चलो नेक्स्ट, इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा. इन इंटेंसिव फार्मिंग द पीपल फोकस ऑन द प्रॉफिट. इट ट्राई टू getting more production. After the getting more production, it sell in the market and earning the lot of the profit. The main intention is the profit. Main goal is the profit. We have to discuss. It is highly machinized way of farming using machine. भाई मशीन होगा तभी काम तेज होगा, काम तेज होगा तो प्रोडक्शन तेज होगा, प्रोडक्शन तेज होगा, then that fellow is getting the money. Got it? It utilize increase irrigation. If the person having the good quality, good facility of the irrigation, then he is capable to getting गुड प्रोडक्शन. यदि उसके पास मशीन अच्छे नहीं है, या उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, या उसके पास फर्टिलाइजर नहीं है, या उसके पास इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा नहीं, वो लार्ज प्रोडक्शन कर पाएगा नहीं. सो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, कैश क्रॉप ग्रोन मच मोर इन दिस टाइप. इसमें जनरली ऐसे क्रॉप उगाए जाते हैं जिनको पैसा दिया, खाने खत्म, पैसा लिया. कैश क्रॉप. कैश क्रॉप क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे. द क्रॉप which can give the money instantly, it is called cash crop. When you are selling in the market, you are getting the money instantly on the spot. Discuss करेंगे. The total land, the production per hectare has increased very much. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है. ये मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा फार्मिंग है जिसमें बहुत कम प्रोडक्शन होता है? शिफ्टिंग. वेरी गुड, गुड. शिफ्टिंग. More importance is given to economic returns. भाई फाइनेंशियल प्रॉफिट, द मेन इंटेंशन, वी हैव टू earn द फाइनेंशियल प्रॉफिट, पैसा. बिकॉज इट फोकस ऑन द प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड. आपसे पूछ सकते हैं वन सेंटेंस में शायद कि वाई द इंटेंसिव फार्मिंग इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, बिकॉज द मेन इंटेंशन इज द प्रॉफिट. इट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग, दैट वाई इट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. राइट, गॉट इट. ये देखो बड़े बड़े खेत, पैसा. अब सुनो, देखो कैश क्रॉप क्या होता है समझाता हूं. इट इज कॉल्ड प्रॉफिट क्रॉप. एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोन स्पेशली टू बी सोल्ड ऑन द मार्केट फॉर प्रॉफिट रेदर देन फॉर पर्सनल कंजप्शन. भाई पर्सनल यूज के लिए नहीं है भाई, वी हैव टू डूइंग द प्रोडक्शन फॉर सेलिंग इन द मार्केट एंड अर्निंग द मनी. इट इज कॉल्ड कैश क्रॉप. ठीक है, गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं फार्मिंग मेथड. भाई मैंने यहाँ पे आपको बताया टाइप्स ऑफ फार्मिंग. 6 टाइप की फार्मिंग थी. सबसे पहला, निधि क्लियर, एक भी डाउट नहीं, समझ गए? सब्सटेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, जूम फार्मिंग, प्लांटेशन, एंड थर्ड इंटेंसिव या कमर्शियल या प्रॉफिट ओरिएंटेड. गॉट इट. अब हम समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग. व्हाट इज, पहले तो इनके नाम याद रखना है. देखो वो जो था ना, वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग था एंड इट इज अ फार्मिंग मेथड है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड, 3 टाइप्स वी आर डिस्कसिंग: ऑर्गेनिक, सब्सटेंस एंड मिक्स. चलो समझते हैं, एकदम इजी. यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे मिस्टेक आई है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं. हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड हैज कॉज डिस्ट्रक्टिव साइड इफेक्ट. क्या बोला? हाई यूज ऑफ केमिकल, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, इंसेक्टिसाइड यूज करना, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. आपकी जो क्रॉप की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिट्रियोरेटेड हो सकती है. डिट्रियोरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा गंदी बन सकती है. केमिकल प्रेजेंस इन ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हैज हार्म्ड ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन. केमिकल वाला खाओगे, आजकल कई बनाना होते हैं, कई एप्पल्स होते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के उनको लाल किया जाता है, ये सब चलता है. केमिकल हैव कॉज्ड मैसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट. इफ you are giving the too much chemical and fertilizer to the crop, it quality is also low and it may be harm the human beings also, and it may be destroy or it may be harm the environment को भी नुकसान पहुंचाता है ये चीज. सुनना, ओवर द लॉन्ग रन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड. सबसे पहले तो लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है. ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड या तो ज़्यादा मैन्यूर यूज़ नहीं करना चाहिए. इट इज़ वी हैव टू यूज़ आफ्टर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ सॉइल साइंटिस्ट. सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है, सॉइल सेंटर जो होता है, या तो हम कह सकते हैं उसको पर्यावरण नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्या कह सकते हैं,
एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, सही है, क्लियर। क्रॉप प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड क्वालिटी है बोथ डिक्रीज। देखो क्रॉप प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होती है और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है। एक तो प्रोडक्शन भी कम होगा और क्वालिटी भी कैसे कम होगी, कब, व्हेन यू आर एक्सेप्ट द इनऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ मेथड वेयर यूरिया एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्ट्स आर कंप्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है। वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड कंप्लीटली अवॉइडेड। सेकेंड, फार्मर यूज काउ डंग, गाय का गोबर, ये रहा गाय का गोबर, दिस इज द उपला एंड दिस इज द, इन गुजराती वी हैव से टू उपला एंड इन हिंदी कंडा, yes kanda, and this type of upla we are not making, we have different shape. This is the I think हरियाणा और गुजरात और राजस्थान मेथड, we have to in this way, है ना। and the size of कंडे is also very much, है चेतन, हमारे यहाँ के कंडे की साइज बहुत ज़्यादा होती है ना। यहाँ का 1 रुपये का कंडा होता है, हमारे इनके 4 कंडे मिलाओ तब जाके होता है, क्योंकि इनकी रोटी भी पतली होती है, हमारी रोटी बड़ी होती है। चलो चलो कोई बात नहीं, दादा। अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, ये रहा केचुआ। ये अर्थवॉर्म किसी ने देखा है क्या? और सर बरसात में तो रेंगते रहते हैं। चलो वार्मी, देखो द फर्टिलाइजर विच इज डेवलप्ड बाय द अर्थवॉर्म, इट इज कॉल्ड वार्मी कंपोस्ट एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर फॉर सॉइल न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोडक्शन, काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट, नीम का पानी, एंड बटर मिल्क आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू यूजिंग द इंसेक्टिसाइड, आपको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, तो आपको ये 3 चीज, काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट एंड बटर मिल्क। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फुल ऑफ न्यूट्रिशन, नेचुरल टेस्ट, भैया नेचुरल टेस्ट मिलेगा, स्वीटनेस मिलेगी, फ्रेग्रेंस, स्मेल भी अच्छी आएगी। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, लाइट एनर्जी होता है, एंड इट आल्सो गिविंग द गुड टाइप ऑफ द फाइनेंशियल रिटर्न ऑन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक, भाई अच्छा देसी चीज़ है, केमिकल वाला नहीं है। आजकल कई बड़े बड़े लोग, पता है शक्कर का भाव 40 रुपये केजी या 45-50 होता है, 500 रुपये किलो वाली शक्कर भी आती है। अब वो नहीं पता कौन सी शुगर है, मतलब। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं, नमक का भाव मेरे हिसाब से 25 रुपये केजी या 30 रुपये केजी, 40 रुपये केजी है, लेकिन कुछ लोग 200-300 रुपये किलो वाला नमक वापरते हैं। क्या नाम बोलते हैं? ऑर्गेनिक, हाइजीन, शुगर फ्री, मतलब सॉरी नमक नहीं, मतलब कुछ फ्री कर देते हैं वो लोग। कई लोग ऐसा बोलते हैं चॉकलेट्स में शुगर फ्री चॉकलेट या कॉफ़ी शुगर फ्री, मतलब पता नहीं अलग अलग चीज़ें, और लोगों को अच्छी तरह उल्लू बनाया जाता है। चलो हाँ चेतन, कुछ होता है फ्री ब्रांडेड, चलो चलो ठीक है, हाँ आ जाओ। सस्टेनेबल फार्मिंग, देखो इसका नाम का मतलब समझाता हूँ। वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्कस किया और इनऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कस की। सेकंड, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब ऐसा होता है कि विदाउट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखा होगा सस्टेनेबल मतलब भाई तुझे भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरा भी काम हो जाएगा। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब होता है इको फ्रेंडली, समझते इसको। इट इज प्रैक्टिकल टू रिटेन एंड प्रोटेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, को भी बचा के रखा लंबा टाइम तक, एंड इन्वॉल्व केयरफुल क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए, चेंजिंग क्रॉप एवरी सीजन, हर सीजन को क्रॉप को चेंज करना चाहिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत जरूरत पड़े तो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज यू हैव नो नीड टू यूज दैट। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया, पूछ लेता हूं। एक बच्चे का नाम देखिए, मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, मैन्यूर नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो आपका केमिकल वाला होता है। और ये भी अच्छा बताया कि फैक्ट्री में तैयार होता है केमिकल, और मैन्यूर जो होता है वो गांव के खेतों में तैयार होता है। केमिकल जो होता है वो लेस ह्यूमस प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस करता है। स्टैंडर्ड 8 के साइंस में दिया हुआ था। चलो, इट फोकस हेवीली ऑन वाटर कंजर्वेशन, भाई पानी को भी बचाना है। इफ़ यू वांट टू, सुनो, यदि आपको पानी को बचाना है देन वी हैव 2 मेथड, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर मेथड। ये आप लोग को पता है ये चीज़ें, भाई क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें मिक्स फार्मिंग। व्हेन यू आर डूइंग द फार्मिंग
जब आप खेती बाड़ी कर रहे हो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे हो, इट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग। मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, उसके साथ में गाय भैंस भी रख रहा हूं, उसके साथ में फिशेस भी रख रहा हूं, उसके साथ में सेरिकल्चर भी कर रहा हूं। सो सी देखते हैं, कैटल रेयरिंग, राइजिंग काउ, बफेलो इज डन अलोंग साइड। कई सारे किसान लोग, ये बहुत कॉमन चीज है, गाय भैंस बहुत रखते हैं, बकरियां रखना, ये सारी चीज। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स चिकन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, चिकन का पालन पोषण करते हैं और उनको प्रोडक्शन करते हैं। कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्कवॉर्म रेयरिंग, याद रखना, एंड फिशरी इज द फिश इंडस्ट्री। ये देखो फिश फार्मिंग है, ये अपना सिल्कवॉर्म से, ये देखो ये अपने चिकन्स हैं, चिकन्स मतलब छोटे छोटे बच्चे उसके कॉक। चलो आगे बढ़े, अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन। तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, इनको समझेंगे, ये कौन से टाइम पे होते हैं, इनका कौन सा क्रॉप है और कौन से महीने से कौन से महीने तक चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। 3 चीज और नथिंग इज देयर। क्लियर? चलो सबसे पहले क्रॉप्स आर डिवाइडेड टू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप कैटेगरी। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, भैया रेनी, खरीफ क्रॉप रेनी। रवि की ट्रिक तो मैंने बताई हुई है, ट्रिक पता है ना तुम्हारे। एक पहचान में एक रवि भैया हैं, कौन है? हर किसी के पहचान में एक रवि भैया होते ही है। वो रवि भैया की शादी है ना विंटर में हुई थी, गर्मी ठंडी के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? ठंडी में, दिवाली के बाद ही शादी, जनवरी में, याद रखना। अब सुनो, तो खरीफ मानसून जून जुलाई, जैसे स्कूल खुले दिवाली तक हो गया। अब इसमें जनरली खरीफ क्रॉप जो होता है वो मानसून क्रॉप होता है, और इसके अंदर ऐसे क्रॉप लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा पानी लेते हैं। सबके मुंह में एक, सबके जबान पे एक ही नाम है, पैडी पैडी पैडी। शुगर कैन, देखो पैडी और मस्टर्ड नहीं है क्या इसमें? चलो, कॉटन, कपासिया, मेज, ज्वार, मिलेट, ग्राउंडनट। ये क्यों कुछ लोचा लग रहा है इसमें? चलो कोई बात नहीं, इनको डाल दिया। शायद ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो बिना कम पानी में, तो क्या वो बरसात में नहीं हो सकते वो भी। तो एक काम करो, पैडी कर लो, कॉटन कर लो और ग्राउंडनट कर लो। ग्राउंडनट मतलब पता है ना, गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह, गुजरातियों की 2 फेवरेट चीज है, कपास और मूंगफली, क्योंकि रवि भैया गुजरात में ही रहते थे। कपास और मूंगफली याद रखना। ये है अपना कपास, ये तिल, सफेद तिल और काली तिल, ये लिंसीड का तेल है। ये अपना बारले, जौ, ये क्या है? मस्कमेलन, खरबूजा। ये क्या है? कुकुम्बर। ये क्या है? मटर। अब सुनना, मैं बात करूं रवि भैया के बारे में। विंटर सीजन अक्टूबर से नवंबर, मार्च टू अप्रैल। मतलब सोचो 2 ऐसे क्रॉप के सीजन जो हमारा पूरा स्कूल का टाइम खा गए। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, स्कूल खत्म हो गया हमारा 2 सीजन में। यस और नो? जून में स्टार्ट हुई स्कूल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर दिवाली का वैकेशन मिला, और अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल एग्जैक्ट टाइमिंग है स्कूल का खत्म होने का। देख लो 2 ही सीजन में स्कूल खत्म हो रही है हमारे यहाँ। जून जुलाई से स्कूल चालू होती है, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल का नहीं, अप्रैल में एंड होती है एग्जाम। अब सुनना, अब इसमें विंटर में ऐसी चीज होती है जहाँ कम बरसात चाहिए, कम पानी चाहिए। अब देखना, आप में से कई लोग वैकेशन में गांव जाते होंगे, तो कईयों के गांव में सरसों होती होगी। आप वैकेशन में कभी देखने के लिए, दिवाली के टाइम पे जाना, सरसों के खेत मिलेंगे आपको, सरसों का साग भी खाने के लिए मिलेगा। राजस्थान तो क्या सरसों करेगी, सरसों के लिए पानी चाहिए, वो बाजरी में खुश रहते हैं। राजस्थान के लोग पता है क्या क्या करते हैं? अंडीले तेल की, वो एक तेल आता है ना, वो करते हैं। मैं राजस्थान के मारवाड़ रीजन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चंबल रीजन। हाँ गुड, कैस्टर ऑयल। राजस्थान के यहाँ पे थोड़ा पानी कम है, इस साइड की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के थाड़ वाले डेजर्ट की। और बाकी जो कोटा है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, वो थोड़ा अच्छा इलाका है, वहाँ पे सरसों होती है। ठीक है ना? चलो, वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब किसके हैं? विंटर के। किसके? विंटर के। सही बात है, बेइज्जती नहीं कर रहा। राजस्थान के लोग ये बाजरा ज्वार में रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे बरसात कम होती है ना, सूखा प्रदेश है, रेगिस्तान। और हमारा जो है पानी से भरा आधार, गंगा रीजन, यूपी देख लो, चाहे एमपी देख लो, चाहे राजस्थान का उच्च
चलो चलो, जैद क्रॉप में क्या होता है, गर्मी के टाइम पे, हॉट समर मार्च टू जून आपका वैकेशन इसमें रहेगा। क्रॉप पैडी, मेज, ग्राउंडनट, मतलब सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मेन क्रॉप याद रखने हैं। पैडी जो है वो किसका रहेगा, मेन मानसून का। मस्टर्ड किसकी रही, और इसके अंदर आपको याद रखना है ग्राउंडनट, ये सब, और कुछ फ्रूट भी होते हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर और मस्क मेलन, ये तो ऐसे ही उग जाते हैं खेतों के अंदर। और गर्मी के टाइम पे देखना आपको कंकोड़े मिल जाएंगे। कंकोड़े कांटे वाले, गोल कांटे वाले, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, याद रखना। ड्रम स्टिक, सरगवा, उसमें भी बहुत अच्छा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप याद रखना है, रवि, जैद और खरीफ, याद रहेगा। अभी चैप्टर पूरे होने के बाद 4-5 दिन को बुलाऊंगा, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन डिफरेंट पार्ट। भाई अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप होते हैं। भाई किसके ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड है। ये 4-5 चीजें बहुत रोल फैक्टर प्ले करती हैं। क्लियर। अब मैं एक चीज पूछूं, मन में क्वेश्चन आ गया, इसका डिफरेंस बता दो कोई बच्चा, क्लाइमेट और वेदर, किसी को पता हो तो बता दो। वेदर की स्पेलिंग गलत है सर, शाबाश चेतन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करें डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेट कंडीशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, दिस ऑल फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप विच वी हैव टेक। अब सुन, मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया की याद रखना, प्राइमरी क्रॉप ऑफ इंडिया 8 फंक्शनल ग्रुप, 8 भाग में डिवाइड किया गया। उन 8 भाग को हम पढ़ेंगे आज। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 8। सबसे पहला फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड, बेवरेजेस, कैश क्रॉप, कंडीमेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, ये सारे हमने पढ़ लिए। मतलब चैप्टर पूरा हो जाएगा और कैसे इन चीजों को बचाना है वो आगे आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैस्टर, ये कुमीन, क्यूमिन, दिस इज द बेर, जुजुबी, याद रखना। मुझे तो नहीं पता था, अभी आप लोग तो पता हो तो पता नहीं, मुझे बेर का इंग्लिश नहीं आता था। हाँ, अब बोलूंगा नहीं, खरेक भी नहीं बोलूंगा, छुआरे। क्लियर। तो यहाँ पे हम चीजें जो पढ़ने वाले वो देख लो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में, बेवरेजेस, टी, कॉफी, कोको, कैश क्रॉप जो हाल कैश देते हैं, कंडीमिनेंट जिसमें क्यूमिन से मसाले वसाले आएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले फूड ग्रेन्स मतलब क्या आएगा, चावल, पैडी, चामर। सुन लो, पैडी के बारे में डिस्कस करें। देखो ऐसे प्रसाद में धान बोते हैं, धान कहा जाता है शुद्ध भाषा में इसको। और ये जो पैडी जो है, इट इज ए स्टेपल फूड इन बंगाल, तमिलनाडु एंड बिहार। मोस्ट ऑफ द बिहारी पीपल्स आर टेकिंग दिस राइस विद द वेजिटेबल्स। वो हर रोज बिहारी के घर पे चावल बनता ही बनता है, भात। चलो स्टार्ट, ए फटाफट। ग्लोबल नेशनल इंपोर्ट, भाई चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कलरिंग चावल आते हैं, पीला चावल, लाल चावल। अब सर बोले कलर कर देते, कलर नहीं, असली में आता काला चावल। हाँ, पैडी इज रिकॉग्नाइज इंडिया मोस्ट। भाई यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। चावल जो कहूँ वो इंपॉर्टेंट है। चावल भाई ठीक है, वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन चावल के ऊपर डिपेंड है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आर ईटिंग चावल। गेहूं पीछे रह जाता है, चावल आगे आ जाता है, क्योंकि कई सारे देशों में चावल बहुत खाया जाता है, याद रखना। सेकेंड, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है चावल। स्टेपल मतलब होता है मेन खाना। कौन है, चावल। चावल इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल लेवल। इट स्टैंड सेकेंड। भैया चावल में हमारा दूसरा नंबर आता है, चाइना पहले ले गया। वो चीनी आंखें वाले पहला नंबर ले गए चावल में। सुनना, इंडिया स्टैंड सेकेंड द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टोटल पैडी प्रोडक्शन। यदि हम चावल की, भाई चाइना बड़ा है ना तो चावल ज्यादा उगा लेता है वहां पे, और हमारे यहाँ कम जगह है। तो पहला नंबर चावल में कौन है, सी फॉर चावल, सी फॉर चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया। ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ऐसे। पैडी सोन, भाई देखो कितने भाग में खेती बाड़ी की जाती है। जितना हम बोते हैं ना, जिसमें 25% तो चावल बोया जाता है 100% में से, याद रख लेना। रिक्वायर, अब इसके लिए क्या क्लाइमेट चाहिए सुनना। पैडी इज क्लासिफाइड टॉरिड जोन। सुन, टॉरिड जोन क्या होता है, सुनो बताता हूं।
ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना ज़्यादा लो टेम्परेचर। अभी मैं बता ही देता हूँ आपको, आपने अर्थ के हमने ऐसे डिवाइड की थी 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, इधर भी 66.5 डिग्री। इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, इसको कहा जाता है, एक मिनट सॉरी, आई थिंक आई डूइंग मिस्टेक, आई थिंक दिस इज द टेम्परेट जोन, सॉरी दिस इज द टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। अरे सर ये तो हमने पढ़ा था 6th 7th में, कोई चीज़। सो ना इट एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट मतलब गर्म चाहिए और ह्यूमिड मतलब होता है नमी वाला टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टू ग्रो प्रॉपरली ए मिनिमम टेम्परेचर भाई 20 डिग्री सेल्सियस इज नेसेसरी फॉर इट कल्टिवेशन। तो याद रखना कैसा सीजन चाहिए, हॉट, ह्यूमिड, टॉरिड जोन, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ये 3 कीवर्ड याद रखना। टॉरिड जोन का पार्ट है हॉट, ह्यूमिड एंड 20 डिग्री सेल्सियस। टॉरिड फर्टाइल एलुवियल सॉइल, इट्स डिमांड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेगुलर रेनफॉल फॉर नेचुरल कल्टिवेशन। सर 5 चीज़ें याद रही चावल के बारे में। ये भाई चावल तुझे है ना ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तू चाइना में पहले नंबर पे और हमारे इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है। 25% ज़मीन में तेरी खेती बाड़ी की जाती है चावल तो इंडिया के आधे से ज़्यादा लोगों का आधे लोगों का स्टेपल फूड है। चावल तुझे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, क्लियर। और टॉरिड जोन में तो उगता है, तुझे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल मिनिमम चाहिए, तेरा टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। और इसकी ग्रोथ के लिए एलुवियल फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, एलुवियल सॉइल हमारे इंडिया में कितने परसेंट है? वेरी गुड, शाबाश निधि वर्मा। बाकी भी के बच्चे नहीं बोला, ठीक है। ये चावल है, ये देखो धान की बुवाई हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी भाई कौन से रीजन में, भाई सब रीजन में होती है। लो रेनफॉल रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, द क्रॉप इज टेकन थ्रू आर्टिफिशियल इरिगेशन। हाँ भैया, इसका मेन जो है पैडी से, देखो पैडी के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए, क्योंकि भी खेतों में बोना है, लेबर लानी पड़ती है। ये मशीन से काम नहीं होता चावल का, याद रखना। जबकि जो गेहूं और सरसों उगा रही हो तो पीछे हम थ्रेसर लगा दो या तो पीछे हम कल्टीवेटर लगा दो, उसके अंदर दाने डाल दो, दाने गिरते रहते हैं और पीछे एक पट्टा चलता है वो कवर करता रहता है। सुनो मेजर पे, ये देखो बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ये देखो सारे मेजर प्रोडक्शन है। तो चावल में सबसे पहला नंबर किसका है? बंगाल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है, बिहार का है। और चावल रिक्वायर्ड हाई लेबर, लो हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिड, टॉरिड जोन, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर बारिश नेसेसरी, एलुवियल फर्टाइल सॉइल, हाई लेवल। सो ना द क्रॉप इज टेकन 2 और 3 टाइम। ये भाई ये बंगाली लोग कैसे भाई 2 से 3 बार ले लेते हैं, मतलब एक साल में 3 बार चावल उगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, वो जनरली वही रीजन है जो जहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। इन गुजरात, सूरत, देखो मैं एक बात बताऊँ, ये नाम याद रखने तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी नाम गुजरात के लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तापी है, पंचमहल है, अहमदाबाद, खेड़ा, देखो अहमदाबाद में कहीं चावल दिखे नहीं है तो भी नाम डाल दिया। भाई चावल है ना सब जगह उग सकता है, मेथड इरिगेशन से, ठीक। पैडी नेचुरली रिक्वायर वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, भाई बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो आप लोग को पता है ये चावल को पानी ज़्यादा चाहिए। मॉडर्न प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर, हम स्प्रिंकलर मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी कम भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिप टिप, ये स्प्रिंकलर मेथड है विच वी आर यूजिंग। यदि वी आर यूजिंग द स्प्रिंकलर मेथड देन द वेस्टेज ऑफ वाटर इज वेरी लेस। ये चावल का पोस्टमार्टम हो गया, पता चल गया। चावल में पहला नंबर किसका है? चाइना। कितना टेम्परेचर चाहिए? बरसात कितनी चाहिए? कितने लोग भारत के चावल खाते हैं? हाफ लोग। कैसी ज़मीन चाहिए? एलुवियल फर्टाइल सॉइल। कितने परसेंट सोन होता है? 25%। वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। भैया गेहूँ आ गया। गेहूँ बोला, वीट इज ऑफिशियली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। भैया पहला नंबर किसका है? चावल। पैडी के बाद वीट इज ग्रोन ओवर 1/3। देख लो, ये याद रख लो। ए वीट का ज़्यादा सोइंग होता है कि चावल का? वीट का होता है, 33% है वीट, है ना। जो राइस है वो 1/4 हिस्से में होता है, जबकि जो आपका वीट है वो 1/3 हिस्से में होता है। 3 में से एक हिस्सा। इट सर्व एज द सब्सटेंशियल प्राइमरी फूड ऑफ द पीपल। बाया ये नॉर्थ इंडियन के लिए सबसे प्राइमरी फूड है। नॉर्थ वेस्ट बोला है, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला, नहीं तो बिहार में चले जाते हैं आप। नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी का कुछ इलाका, ये चावल के वीट्स के लिए। भाई ये आपको पता है रवि क्रॉप है,
चावल जो है ना, गेहूं जो है वो रबी क्रॉप है, चावल कैसा क्रॉप है? खरीफ है, बिकॉज चावल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ द वाटर एंड व्हीट इज नॉट रिक्वायर्ड मच मोर वाटर। भाई ये ब्लैक सॉइल और फर्टाइल लूमी सॉइल, ये देखो ब्लैक सॉइल का फोटो दिया, ये ब्लैक एंड फर्टाइल लूमी सॉइल, जबकि चावल कैसा था? एलुवियल फर्टाइल सॉइल थी, ब्लैक फर्टाइल लूमी सॉइल। भाई इसको बरसात कैसी चाहिए? 75 सेंटीमीटर। विथ लोअर रेनफॉल इट कैन ग्रोन यूजिंग आर्टिफिशियल इरिगेशन, कम बरसात होगी चलेगा। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन रीजन दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बरसात ज़्यादा वहाँ पे ये उगेगा नहीं, गेहूँ खराब हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गेहूँ की, गेहूँ का नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर। पहला नंबर किसका है? चावल का। गेहूँ के बारे में मैंने डिस्कस किया, भाई ये 33% इलाके में उगता है, रवि क्रॉप है, ब्लैक सॉइल है, 75 सेंटीमीटर रेगुलरली रेनफॉल रहती है, और रीजन दैट रिसीव यदि 100 से ज़्यादा बरसात तो ये उगेगा नहीं। कौन? गेहूँ, वीट। भाई लेस ह्यूमन लेबर कम लगती है, जबकि उसमें कितनी लेबर थी? बहुत जास्ती। अब देखते हैं, अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया तक चावल का प्रोडक्शन कैसा हो गया? बढ़ गया है, डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है। मेजर प्रोडक्शन रीजन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो ये मैंने कहा था ना, जनरली वीट इज फेमस इन दिस रीजन, नॉर्थ वेस्ट। याद रखना। मुझे एक बात बताओ, चावल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका था? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इंडिया में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। याद रखना। अब देखो एक्स्ट्रा चीज ये भी डाल सकते हो भाई, पंजाब हरियाणा में भी ले सकते हैं वाई द इरिगेशन मेथड, आर्टिफिशियल इरिगेशन। दिस 3 स्टेट अलोंग द कंट्रीब्यूशन 2/3, 2/3 हिस्सा कर देते हैं प्रोडक्शन। इंडिया का 2/3 तो यहीं से आ जाता है। कहाँ से? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। हाई यील्डिंग ड्यू टू एक्सीलेंट कैनल नेटवर्क इरिगेशन फैसिलिटी, दिस स्टेट पर हेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा। बाउल, पंजाब को तो क्या कहा पता है? गेहूं का कटोरा कह दिया। क्या कह दिया? व्हीट ऑफ बाउल। यदि इसको पंजाब को गेहूं का कटोरा कह दिया तो यूपी शक्कर का कटोरा है। अब सर यूपी में सर बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं लोग, है ना, शक्कर का कटोरा है, बिकॉज यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। याद रखना। ठीक है। बिकॉज ऑफ एबंडेंट कैनल वाटर फैसिलिटी, अदर स्टेट, मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी दुखी मत हो, इनको भी नाम देते हैं। ए मध्य प्रदेश का गेहूं आता है, किसी को याद हो तो? टुकड़ी। गुजरात के लोग यही खाते हैं। गुजरात प्रोडक्शन। देखो मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ का कोई सिंधी नहीं है। ठीक है, हम ऑफिशियली मना कर रहे हैं अनाउंसमेंट करके। चलो, भालिया बीट, गुजरात का भालिया बीट बहुत फेमस है, और ये कौन सी रीजन का है? भाल रीजन का है, और गुजरात में महसाणा, राजकोट, इधर से प्रोडक्शन होता है, याद आपको रखना है। नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। भाई यहाँ पे मैंने किसके बारे में डिस्कस किया? चावल और गेहूं के बारे में डिस्कस कर चुके। अब बढ़ते हैं। नेशनल वैल्यू टाइटल क्या है? इट इज फेमस कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन, राजा है, राजा। कौन? गेहूं। किसको गेहूं का कटोरा कहा जाता था? भाई कितना, ऐसे कौन से स्टेट है जो 2/3 प्रोडक्शन कर देते हैं गेहूं का? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, 66%। प्रिपेयर्ड, इट इज कॉल्ड टू मेक रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ गेहूं भैया, वीट। आगे बढ़ते हैं, सब लिख देना एग्जाम में। कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज, मोटे लोग के लिए मोटा अनाज, सॉरी मोटे दिमाग वालों के लिए मोटा अनाज। जवार, बाजरा, मेज, बार्ले आर द प्राइमरी कोर्स। ये भाई पहले तो ग्रेन्स के नाम याद रख लो, ज्वार, बाजरा, मेज और बार्ली। ज्वार, मेज, बाजरा एंड बार्ली। बार्ले मतलब पता है। ज्वार के बारे में बात करें, ज्वार इज द 3rd मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन। देखो ज्वार का 3rd नंबर आ गया, पहला नंबर चावल का, दूसरा नंबर व्हीट का, तीसरा नंबर ज्वार का। एंड रैंकिंग राइट आफ्टर पैडी एंड व्हीट। लोकेशन, इट इज ग्रोन वाइडली इन ड्राई रीजन, लेस रेनफॉल, मतलब राजस्थान। साउथ ऐसा नहीं है, साउथर्न पेनिनसुला में उगता है। पेनिनसुला मतलब क्या होता है? ऐसा इलाका जो इस तरह का, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ये जो आपका ज्वार है, ये कहाँ पे उगता है? साउथर्न पेनिनसुला मतलब तमिलनाडु स्टेट में। इट इज ए यूनिक बिकॉज इट इज ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी, ये दोनों की जगह घेरता है। भाई सबसे अच्छा मिल गया ज्वार, दोनों में डाल देना, खरीफ और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल में दोनों डालना, मस्त मौज। पैडी किसका एग्जाम्पल? खरीफ। व्हीट किसका एग्जाम्पल?
ज्वार किसका एग्जाम्पल? दोनों का। देखो इसको टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जबकि चावल नमूने को कितनी चाहिए थी? 20। इसको बरसात लेस देन 50 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि वीट भाई को बरसात कितनी चाहिए थी? चावल भाई को? वेरी गुड गुड। दे आर इंक्लूड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, साउथ की स्टेट ले लेना, याद रखना ये यहाँ पे होता है। और मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात हैपन इन सूरत एंड तापी, ये आपको याद रखना तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजरिंग स्टेट प्रोडक्शन, मेन 2 स्टेट याद रखना, बाकी 3-4 ऐसे पीछे चौंटा देना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, मिलेट बाजरा, ज्वार साउथर्न पेनिनसुला, बाजरा तो राजस्थान में देना पड़ेगा। ग्रेन ऑफ लेबर, ग्रेन मजदूरों का खाना, मजदूरों का पौष्टिक आहार। कौन कौन बाजरा खाता है? मैं तो खाता हूं बाजरा। हाँ, आप सब लेबर तो हो, मैं भी तो लेबर हूं। चलो आ जाओ, बाजरा दिखा देते हैं आप लोग को। ये बाजरा है, ये ज्वार आ गई, देखो यहाँ पे लाइव, दिस इज ज्वार, ठीक है ना, ये ज्वार है और ये बाजरा है। देखो एक होनहार बच्चा लेके आया है, उसने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, एंजल बारोट नाम की एक लड़की, उसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, और रिद्धि वाघेला ने। चलो अब सुनना, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे एक बात बताओ, किसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था? ज्वार, वेरी गुड लड़की। बरसात 40 से 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर में किसी का काम हो रहा था, 75 सेंटीमीटर में किसी का काम हो रहा था, 100 सेंटीमीटर में किसी का काम हो रहा था, 40 से 50 में हो रहा था। भाई तू कौन है? तू बाजरा है। तू कौन है भाई? ज्वार है। तू कौन से रीजन? तू कौन है? वीट है। तू कौन है भाई? चावल है। याद रखना भाई, तू रवि है और खरीफ भी है। भाई वीट तू ओनली रवि है, राइस खरीफ है। समझ गए? चला बता। थ्राइव इन लाइटली सैंडी सॉइल। ये मुझे क्वेश्चन आया मन में, आपका जो गेहूं है वो कौन से टाइप की मिट्टी में उगता है? चावल, फर्टाइल एलुवियल सॉइल। देखो मेन प्रोडक्शन राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। राजस्थान वालों के चेहरे पे खुशी आ गई कि कुछ तो हमारे यहाँ पे होता ही है। सिर्फ नाम ये रहा बाजरा। चलो आगे बढ़े। सुनो, मेज क्रॉप, सर ये तुम जानते हो कौन? पॉपकॉर्न इसी से बनता है। ए मुझे एक बात बताओ, ज्वार क्लियर हो गया, बाजरा क्लियर हो गया, मेज क्लियर हो गया। अभी हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक और डिस्कस करेंगे, मोटे अनाज पूरे हो जाएंगे। सुना, इट प्राइमरी खरीफ क्रॉप। कैसा क्रॉप है? कौन? मेज, पॉपकॉर्न। ये अभी तक हमने कितने खरीफ क्रॉप समझे? पैडी, मेज और दोनों ज्वार। क्लियर? इट इज द मोस्टली ग्रोन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड वीट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगाया जाता है पैडी और वीट के बाद। इट इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया, स्टेपल फूड फॉर दोस लोकल पॉपुलेशन। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और बायोफ्यूल एलिमेंट्स, बहुत काम की चीज हो। ये जो पॉपकॉर्न है इसको उबाल के बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है ये चीज, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट कंपोनेंट इन इंक्रीज यूज इन इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। इट इज बीइंग मोर एन एनिमल फॉडर। ये ज्यादातर इसका जो ये जो चीजें है ना, ये एनिमल्स खाते हैं, ये भी एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड एक्सट्रेक्टिंग, इसमें से तेल भी निकाला जाता है। और पॉपकॉर्न स्लोपी, ब्लैक एंड हार्ड रॉकी सॉइल में उगता है। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड एंड रॉकी। नीड रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। याद रखना तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको शॉर्ट में नोट्स बना के लिख लेना तो याद होगा। थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। यदि आप 21 सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर तो रॉन्ग नहीं करेगा टीचर, लिखना चाहिए। देखो राजस्थान के लोगों ने ये भी ले लिया, यूपी। राजस्थान में 2 चीजें हो गई, मेज और बाजरा, ठीक है, क्लियर। और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में देखो पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा, ये आप पढ़ लेना। और ये पॉपकॉर्न आपको पता चल गया। लास्ट पल्सेस, ये हमने इसमें शायद कुछ स्किप हो गया मुझे देखने में।
देखो इसमें क्या था वो देख लीजिए। ज्वार, ज्वार, बाजरा, मेज और बार्ले रह गया है। कोई बात नहीं, बार्ले था ही नहीं उसमें, बार्ले आगे आएगा, चलो कोई बात नहीं, है ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ज्वार, बाजरा, मेज और नॉलेज के लिए बता दिया होगा उन्होंने, बार्ले भी एक मोटा अनाज है, पर ज्वार, बाजरा और मेज क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं पल्सेस के बारे में। पल्सेस प्राइमरी सोर्स ऑफ मेन प्रोटीन का सोर्स है, ये आप लोग जानते हो, दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन, और ये वेजिटेरियन लोगों का खाना है। इसमें तुवेर, मग, ग्राम, पी, बीन, मट, उड़द, दिस इज ऑल आर द पल्सेस एंड जनरली देखो इसमें क्लासिफिकेशन किया है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखो बरसात में तुवेर, उड़द, मग और मठ, तुवेर, उड़द, मग, मठ, तुवेर, उड़द, मग, मठ, ये क्या है? बरसात वाली चीज, मतलब खरीफ क्रॉप है। पल्सेस में 4 इसमें डाले, 4 उसमें डाल दिए, 3 और 4। देखो रबी तुवेर, उड़द और मग और मठ और ग्राम, पी और लेंटिल, मसूर की दाल इसमें आ गई विंटर में। याद रखना, ये आप लोग को याद रखना है, तुवेर, उड़द, मग और मठ उसमें आएगा, ये इसमें आ गया। पल्सेस आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में उगता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश टॉप में रहता है प्रोटीन के अंदर, वो तो आप लोग को पता ही है। मध्य प्रदेश में क्या उगता है? सोयाबीन, ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा लीडिंग स्टेट है सोयाबीन, ठीक है। ये तुवेर इज सोन इन बड़ोदरा, मग एंड मट आर इन कच्छ और पाटन में उड़द की दाल उगती है, ऐसा इसमें दिया हुआ है, याद रखना है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो समझो। व्हेन यू आर ग्रोइंग द पल्सेस ना, देन योर सॉइल ऑटोमेटिकली गेट द नाइट्रोजन, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पल्सेस क्रॉप इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल फर्टिलिटी एंड इट गेटिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना। फार्मिंग प्रैक्टिस बिकॉज दे फिक्स सॉइल नाइट्रोजन, दे आर सोन इन इंटरक्रॉपिंग एलोंग विद, इंटरक्रॉपिंग के दौरान दाल पल्सेस ले लिया जाता है, क्योंकि पल्सेस क्या करता है? आपकी जो जमीन है उसको रिचार्ज कर देता है। किस चीज़ का रिचार्ज करता है? नाइट्रोजन, ये याद रखना है। क्लियर? पल्सेस के बारे में क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑयल सीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑयल सीड मतलब ऐसे सीड जो तेल देते हैं। अब सुनो, देखो सबसे पहले ग्राउंडनट, मूंगफली, तिल आपको पता है, सफ़ेद तिल, काली तिल, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल मतलब होता है एडी ऑयल, जो हम गेहूं के अंदर तेल डालते हैं, क्या बोलते हैं कैस्टर ऑयल को? डीवेल तेल, वेरी गुड। मस्टर्ड, सरसों का तेल, सनफ्लावर को क्या कहते हैं? सूर्यमुखी, सनफ्लावर, कोकोनट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। और ये इट एक्सट्रैक्टेड आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड, द रिमेनिंग ऑयल केक। ये ऑयल केक क्या है? व्हाट इज द ऑयल केक? ऑयल केक क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर फोटो लगाया है मैंने, चेतन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ऑयल केक का फोटो लगाया है। ऑर्गेनिक, फोल्डर एंड बायोटिक। ऑयल केक जनरली कंज्यूम बाय द एनिमल, समझते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा ऑयल केक क्या है। हम सबसे पहले समझते हैं ग्राउंडनट के बारे में। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, इंपॉर्टेंट पोजीशन एमंग ऑयल सीड, प्रीफर ब्लैक सॉइल एंड मिक्सचर ऑफ लूमी, टेम्परेचर 20 से 25, 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और ये मेनली क्या है? खरीफ क्रॉप है। कौन? देखो हमने गुजरात के 2 क्रॉप रवि भैया को दिए थे। कौन से 2 दिए थे? कौन से दिए थे? वीट नहीं दिए थे। गुजरात के 2 क्रॉप हमने रवि भैया को दिए थे, कपास और ग्राउंडनट। वेरी गुड। एक ग्राउंडनट इसमें कैसे आ गया खरीफ में? ओके, इस दोनों में सोनली मिली खरीफ क्रॉप। द स्टेट मेजर्स का सबसे मेन स्टेट गुजरात हो। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। गुजरात लीड द एंटायर कंट्री, टोटल प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है। इंडिया रैंक 2nd, वर्ल्ड में इंडिया में 2nd रैंक और चाइना 1st है। चाइना किस में एक और 1st है? चावल में। 2nd नंबर पर किसका? गुजरात का। ये गुजरात की वजह से ही इंडिया नंबर 1 चल रहा है, ठीक है ना। चलो अब बात करें, इसके मेन स्टेट है जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली। और ये डेली एडिबल, गुजरात के जो लोग हैं ना मूंगफली का तेल बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और यूपी के लोग और एमपी के लोग क्या करते हैं? सरसों का तेल पसंद करते हैं। गुजराती लोगों को सरसों के तेल में स्मेल आती है, नहीं पसंद आता, सबका अलग अलग स्टाइल रहता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट और आई थिंक ये रिपीट हो गया क्या? हाँ ये रिपीट हो गया। ग्लोबल रैंक, इंडिया रैंक 2nd द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, महाराष्ट्र मेजर प्रोडक्ट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
देखो ये आपका मूंगफली का तेल है, ये मूंगफली है। चलो अब बढ़ते हैं सीसम। सीसम मतलब सीसम तिल ऑयल हैज बीन यूज इन सीज। भाई तिल का तेल बहुत काम है। कचरियो, कचरियो जो इसी से बनता है, मुझे इसका आइडिया। कचुरिया नहीं था, कचरियो इसी से बनता है, तिल के तेल से। उसका जो केक निकलता है वही कचौरी होता है ना, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप है, विंटर में भी इसे उगाया जाता है। सोन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एमंग ऑयल सीड तिल कंटेन हाईएस्ट। भाई सबसे ज्यादा तेल इसमें से निकलता है, तिल में से सबसे लार्ज अमाउंट को वॉल्यूम का तेल इसी में से निकलता है। अब यूज इन एडिबल कुकिंग ऑयल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टॉप स्टेट की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु इसमें टॉप स्टेट है। गुजरात का रैंक इसमें भी कैसा है? फर्स्ट है। कैसा है? फर्स्ट है। तो याद रखना गुजरात जो है ना तिल में फर्स्ट है, ग्राउंडनट में फर्स्ट है और कॉटन में भी फर्स्ट है, याद रखना। इंडिया डज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द एंटर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्शन करता है तो कौन करता है? गुजरात। और गुजरात के अंदर भी सबसे ज्यादा बनासकांठा जिला है जहां अंबाजी का मंदिर लोकेटेड है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मस्टर्ड, सरसों का साग। सरसों इट इज हाईली इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मस्टर्ड कहाँ होता है? रबी में। मस्टर्ड सीड यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन एंड एडिबल ऑयल। जो सरसों का तेल उसमें कई सारी दवाइयां बनती हैं। और सरसों के तेल की जो छोटा बच्चा होता है उसको सरसों के तेल की मालिश भी की जाती है, बहुत ज़्यादा काम की। और सरसों का तेल गर्म करके उसमें लहसुन डाल के ऐसा कुछ मालिश करते हैं। कई लोग कान में भी डालते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश ये मेजर प्रोडक्शन स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं कोकोनट। कोकोनट इज अ प्लांटेशन और ये ह्यूमिड कोस्टल एरिया में रहेगा। ह्यूमिड मतलब कहाँ? और सैलाइन में रहेगा, ये आपको पता है। सैलाइन मतलब नमक वाला पानी। और जनरली इट इज ग्रोन इन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार। गुजरात के कुछ कोस्टल रीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। दिट गिव द वेराइटी ऑफ द क्रॉप इन साउथ इंडिया। कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैरनाल, ये याद रखना, इज वाइडली यूज इन एडिबल कुकिंग ऑयल। जो कोकोनट का तेल जो कैरनाल से निकाला जाता है। एंड कोकोनट वाटर इज हाईली यूजफुल इन द हेल्थी ड्रिंक। और जो कोकोनट का जो वाटर होता है, नारियल पानी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। कैस्टोर, कैस्टोर दिवेल तेल राजस्थान में बहुत अच्छा होता है। लोकली नोन एज दिवेल इन गुजरात। दिस इज द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टोर इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूस। भाई सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है कैस्टोर ऑयल में इंडिया। ग्लोबल के अंदर 64% कवर अप करता है इंडिया कैस्टोर ऑयल में, दिवेल तेल के अंदर। और मेरे हिसाब से इसको राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। ग्लोबल कंपनी चाइना एंड ब्राजील रैंक 2nd और 3rd। अब खुश हो गए? इंडिया आया पहले नंबर पे। 2nd नंबर पे कौन? चाइना। 3rd पे कौन? ब्राजील। किसमें? कैस्टर ऑयल, दिवेल तेल के अंदर। 80% ऑफ इंडिया टोटल कैस्टर ऑयल थोड़ा गुजरात में होता है। गुजरात इसमें नंबर 1 पे आ गए, 80%। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर द अदर। भाई राजस्थान में भी कैस्टर ऑयल बहुत होता है। जो राजस्थान के जो मारवाड़ी रीजन लोग होंगे उनको पता होगा, जिसको कहते हैं अंडीला। अंडीला कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। चलो, ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉटन सीड्स आल्सो इंक्रीजिंग यूज्ड फॉर कुकिंग नाउअडेज। कई जगह बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अंडीला है, इस तरह के इसके क्रॉप्स होते हैं और इस तरह इसका तेल निकलता है इस कलर। अब सुनो, अब बेवरेजेस पे आ जाएं। चाय पानी कर लें, थक गए। चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोको पियेंगे, ये सब पियेंगे, खाएंगे। क्लाइमेट जोन, इट इज प्रूव दैट इन बोथ ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेचर द टी लीव्स एंड टेंडर सॉफ्ट स्प्राउटेड मेक द पाउडर एंड टी लीव्स इन ड्रिंक। टी के जो पत्ते होते हैं उससे पाउडर बनाया जाता है और वो हम चाय में डालते हैं। भाई इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होती है? चाइना। निधि को गुस्सा रही, चाइना को धो नहीं डालो। चाइना चाय में कौन से नंबर पे? चावल में भी कौन है? फर्स्ट। श्रीलंका, चाइना, इंडिया आर द लीडिंग एक्सपोर्टर। इसके लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। अब इसको ये स्लोपी रीजन में उगता है। कहाँ पे होता है? वाटर डाउन इंस्टेड ऑफ गैदरिंग नियर रूट। बस पानी का फ्लो होना चाहिए। और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। बरसात तो देखो देखो, सब ज्यादा बरसात चाय लेता है। पैडी की कितनी थी? गेहूं की कितनी थी? वेरी गुड, गेहूं की 75, सही है। अब सुनो,
द रेनफॉल मस्ट कम इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंट शावर स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, सोन मोस्टली आसाम, बंगाल एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आसाम एंड वेस्ट बंगाल अलोन प्रोड्यूस 75% ऑफ टोटल चाय। कौन से दो स्टेट ही 75% चाय प्रोड्यूस करते हैं? आसाम और बंगाल। और बंगाल में एक फेमस जगह है जहाँ पे चाय के बागवान बहुत अच्छे हैं, चेरापूंजी। द लीव्स मस्ट बी प्लक्ड वेरी स्किलफुली, और इसके पत्ते ध्यान से तोड़े जाते हैं। इसके लिए कई सारे बर्कर लगे होते हैं। देखो ये लगे हुए, देखो ऐसी, ये रहा, इस तरह का पूरा हरा भरा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉफी का मेन स्टेट कर्नाटका है। ग्रोन ऑन द माउंटेन रीजन अंडर द शेड ऑफ द लार्जर ट्री दैट डायरेक्टेड सनलाइट नेवर फॉल। इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती नहीं है, बड़े बड़े पेड़ों के यहाँ ये उगता है। फिर बरसात देखो 150 से 200 सेंटीमीटर, जबकि चाय को ज़्यादा बरसात चाहिए, 200 सेंटीमीटर। याद रखना टेम्परेचर तो 15 से 28 डिग्री है। स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड स्लोपिंग जमीन ही चाहिए, और ये ज़्यादातर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में होता है। इसका मेन फेमस रीजन जो कुर्ग रीजन है, वेल नोन रीजन ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे मेन रीजन है। सर हमको है ना इंग्लिश में चैप्टर 5 में था ये कुर्ग रीजन, गोडकास। उसी के साथ आपको गोवा के पाव वाली भी थे, उसी के साथ आसाम की चाय भी थी। एंजल नाम था, प्रांजल, वो लेके गया। कॉफी सीड्स आर टेकन आउट ऑफ द नट्स के अंदर से हम क्या करते हैं, ये जो नट्स हैं इसको तोड़ के इसके अंदर से कॉफी के सीड्स निकालते हैं और उनको पाउडर में करते हैं और उनको यूज करते हैं हम पीने के लिए। क्लियर? तो उसके जो बीज होते हैं, जो नट्स होते हैं, नट्स को तोड़ा, उसमें से सीड निकला, उसको पीसा और कॉफी रेडी हो गई। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोको, ये जरा समझने वाली चीज है। कोको क्या है वो समझते हैं, मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी समझता हूँ। इट इज ए बेवरेजेस प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड फाउंड इनसाइड द कोको फ्रूट। एक कोको फ्रूट आता है, उसके अंदर का जो चीजें पाई जाती है, इसके अंदर का जो बीज होता है, इट इज कॉल्ड कोको, एंड जनरली कोको इज यूज्ड फॉर मेकिंग द चॉकलेट्स। याद रखना है, चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम कोको, नीड हॉट एंड ह्यूमिड। ये मुझे एक बात बताओ, हॉट ह्यूमिड कहाँ पे चाहिए था टेम्परेचर? वेरी गुड। Heavy and excessive rainfall, global lead African countries are the primary and major production of the cocoa. India production, sowing and production कुछ ही स्टेट में होता है, केरल कर्नाटका में होता है। जहाँ पे कॉफ़ी होती है वहीं पे कोको होता है। जनरली मेन जो है वो अफ्रीका है। और यहाँ पे जो बरसात की बात करें तो रेनफॉल हैवी चाहिए और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और अफ्रीका में आप जानते हो कितना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट एंड कैश पैसा, प्रॉफिट क्रॉप ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट टू earn profit rather than for farmer person, it is called cash crop. कॉटन प्रोडक्शन एंड रैंकिंग, कॉटन सबसे पहले नंबर पे है। कॉटन कैसा क्रॉप है? मैंने आपको दो क्रॉप बताए थे जो बरसात में होते हैं, सॉरी खरीफ, मतलब कौन से बारे? ये जो कॉटन ग्राउंडनट है वो दोनों क्रॉप है, रबी भी और खरीफ भी है। ड्यूरिंग मानसून सीजन इट होल्ड ए विटल पोजीशन, मेजर कैश क्रॉप गुजरात के अंदर सबसे नंबर 1 होता है और इंडिया रैंक इसमें सेकंड पे है। तो पहला कौन है? इसको सफेद गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद कपास, व्हाइट गोल्ड। और कपास का तेल भी आता है, कपासिया तेल। कॉटन विदाउट सीड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, इसमें कोई सीड नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। ड्यू टू हाई वैल्यू बाय प्रोडक्ट कॉटन सीड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। कॉटन सील जो होता है, कॉटन को जो सीड्स होते हैं उसमें से हमने तेल निकाला, उसके बाद जो कचरा बचा ना उसको कहा जाता है ऑयल केक। इस तरह ये सरसों का ऑयल केक है। अब तुम ये बताओ सर हमारे घर पे इसको है ना पीना कहा जाता है, लोकल भाषा में एमपी में इसको पीना कहते हैं, जो गाय भैंस को खिलाते हैं। और यहाँ पे भी गाय भैंस को खिलाते हैं ग्राउंड नट का पीना, ऑयल केक। मतलब लड्डू जैसा नहीं, उसको हम जैसे जो ग्राउंड, एक तरह से देखा जाए जो मूंगफली होती है ना, उसका तेल निकाल के जो कचरा बचता है ना उसको कहा जाता है ये चीज। याद रखना, ये ऑयल केक है, ये रैप के, ये पैडी का, ये क्रॉप का। ऑयल केक आर यूटिलाइज एज न्यूट्रिशियस एनिमल। भैया ऑयल केक किसके लिए यूज होता है? एनिमल के लिए यूज होता है। और कई सारे कुकिंग ऑयल भी किससे बनता है? कॉटन से बनता है। कॉटन में गुजरात कैसा है? नंबर 1 पे, याद रखना। अब सुनो, ये कॉटन के बारे में बात करें, ब्लैक लावा सॉइल, क्योंकि ब्लैक लावा सॉइल रिटेन लॉन्ग टाइम मॉइस्चर उसमें रहता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अभी 2 जन के लिए हमने बात की, किस किस के लिए? कोको और पैडी के लिए। और तीसरा जो है वो हमारा कौन है? कॉटन है। कौन है? कॉटन है।
इट रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल, 30 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 20 से 35 डिग्री चाहिए, इसको पूरा उगने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और फॉरेस्ट फ्रॉस्ट हैवीली डैमेज, यदि ओस पड़ जाए तो ये बहुत नुकसान होता है। गुजरात इसमें लीडिंग स्टेट है, ये आप लोग को पता है। और गुजरात फर्स्ट नंबर पे इंडिया के अंदर इन द टर्म ऑफ द सोन, सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है कॉटन। गुजरात ये स्टेट रीजन है जो गुजरात में। अब बात करें शुगर केन गन्ना, देखो इंडिया रैंक इन द सेकंड द प्रोडक्शन आफ्टर ब्राजील, पहले नंबर पे है। ये मुझे एक बात बताओ, ब्राजील बीच में एक और जिक्र आया था ब्राजील का, कैस्टर ऑयल में। पहला इंडिया था, दूसरा चाइना था, तीसरा ब्राजील था। अब गन्ने के अंदर, इसलिए पता है मैं एक बात बताऊँ, ब्राजील के पास एक देश है क्यूबा, उसको शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा नाम का देश है, क्यूबा की कैपिटल हवाना, इट्स ए पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब सुनना, बाय प्रोडक्ट इट इज यूज मैन्युफैक्चर शुगर गुड़। देखो ये गुड़ जानते हो ना सभी लोग। देखो ब्लैक फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए। इन टर्म्स ऑफ एरिया में देखा जाए तो गुजरात जो यूपी है, यूपी सबसे मोस्ट लीडिंग प्रोडक्शन है, महाराष्ट्र लीडिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा यूपी में बोया जाता है। और गुजरात इट्स प्राइमरी प्रोडक्शन साउथ गुजरात, गुजरात के कुछ इलाकों में होता है। मतलब मेन जो है सबसे ज़्यादा बोने के अंदर यूपी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना महाराष्ट्र का आता है। नासिक का गन्ना बहुत फेमस है। आप लोग गन्ने वाले को पूछना, ज़्यादातर महाराष्ट्रीय नहीं होते हैं गन्ने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको डेटा दिया हुआ है। देखो ज्यूट, ज्यूट ये इलाका याद रख लो बच्चों, ज्यूट जो है वो बंगाल का इलाका याद रखो। और कॉटन के लिए यूपी महाराष्ट्र का याद करो, और थोड़ा महाराष्ट्र और यहाँ पे शक्कर याद रख लो। ये जो है ये शक्कर शक्कर, कॉटन कॉटन, ज्यूट ज्यूट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जूट के बारे में। जूट मतलब गनी बैग्स। इस तरह लंबी लंबी रस्सी होती है, इन रस्सियों का, ये लंबे लंबे जो फाइबर्स होते हैं इनकी रस्सी बनाई जाती है, सुथरी। मैक्सिमम जूट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये मुझे एक बात बताओ, कॉटन का दूसरा नाम क्या दिया था? वाइट गोल्डन फाइबर यूज्ड टू मेक ए जूट क्लॉथ, गनी बैग्स एंड मैट्रेस एंड रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स एंड फुटवेयर्स भी बनने लगे आजकल तो, जो घर में हम पहनते हैं ना फुटवेयर्स, उस तरह के। फिर रिक्वायर फर्टाइल डेल्टा, ये डेल्टा रीजन में होता है, ये बंगाल के सुंदरबन के डेल्टा में बहुत ज़्यादा होता है। और 30 से 40 डिग्री मोर देन 100 सेंटीमीटर बरसात चाहिए। और ये गंगा के रीजन में ये गंगा के जो रीजन है, गंगा का जो डेल्टा रीजन है बंगाल का, जहाँ पे गंगा नदी आपकी बे ऑफ बंगाल से मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है बंगाल, और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो बांग्लादेश भी थोड़ा है नंबर पे। आगे बढ़े। तम्बाकू, भाई तम्बाकू नहीं खानी चाहिए। तम्बाकू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुजरात करता है। अब सुनो, इट क्लासिफाइड खरीफ क्रॉप, कैसा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, याद रखना। ये तम्बाकू देखो, ये इस तम्बाकू को घिस के एकदम बिल्कुल नहीं करके उसको बीड़ी के रोल में घुसेड़ देना, लोग पीते हैं आराम से। सॉइल इज मोर डिटोरेटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ देन द ओवरऑल क्लाइमेट, इट थ्राइव बेस्ट इन द सैंडी लूमी सॉइल के लिए अच्छा है। 20 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये तो पैडी के गुण ले लिए इसने, तो पैडी को भी कितना टेम्परेचर चाहिए और कितनी बरसात चाहिए थी? ये तो पैडी का भाई है। द टॉप 4 कंट्री ग्रोइंग एक्सपोर्टिंग तम्बाकू, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए। तम्बाकू में पहले नंबर पे चाइना, ब्राजील, इंडिया, ये सब। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, गुज्जू भाई गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अबाउट 80% ऑफ इंडिया बीड़ी तम्बाकू ग्रोन इन गुजरात। कहां पे उगता है? गुजरात में। मतलब नशे की चीज भी गुजरात दे रहा है। अब मोदी जी कहते हैं कि दारू बंदी कर दो। अब समझते हैं। देखो सुनो सुनो, तम्बाकू कंजम्पशन हाईली हार्मफुल टू हेल्थ। भाई हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। देखो भाई, तम्बाकू खाते हो तो मत खाना। तुम्हारे पेरेंट्स, किसी के माँ बाप खाते हो या पापा खाते हो, तम्बाकू बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत आगे है, जिसका एरिया नहीं, पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम ने गुटखा तम्बाकू कंप्लीटली बैन कर दिया। सिक्किम में आप गुटखा नहीं खा सकते। अब ऐसा होता लगता तो हम तो जा नहीं सकते। जा सकते हो पर तम्बाकू गुटखा खा के नहीं जाने का। तम्बाकू इसे कंसेप्ट हाईली, तम्बाकू गुटखा बैन करने वाला पहला स्टेट सिक्किम है।
तो ये तो मैं मजाक कर रहा था, कोई तम्बाकू गुटखा नहीं खाता, ठीक है। तो यदि किसी को ना पता हो तो देखो ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो इनसे चीज़ों से दूरी रहना चाहिए, कैंसर हो सकता है इसमें, ठीक है। क्लियर, तम्बाकू क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रबड़, अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है सर रबड़ कैसे निकलता है। ऐसे वैक्स निकलता है, ये वैक्स यहाँ पे कटोरा रखा है, उसमें इकट्ठा होता रहता है और फिर क्या बन जाता है आपका रबड़। अब सुनो, रबड़ इज मेड फ्रॉम द मिल्की लेटेक्स जूस दैट ओजेस आउट ऑफ द लेटेक्स ट्री। कहां से निकलता है, लेटेक्स नाम की ट्री से निकलता है। अब एसिटिक एसिड, देखो इस रबड़ के हम लेटेक्स मिल्क को कलेक्ट करते हैं और क्या ऐड करते हैं, विच इज देन हीटेड, उसको लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं और क्या बन जाता है। आपको पूछ सकते हैं विच एसिड इज एडेड इन द मिल्की दैट लेटेक्स मिल्क, तो क्या डालोगे, एंड वी हीट एट लो टेम्परेचर। ये लिखने में काम आएगा रबड़ के बारे में, याद रखना, मैंने बहुत पॉइंट आउट निकाले। विटल मैन टायर ट्यूब वेरियस मैकेनिकल पार्ट्स रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हैवी रेनफॉल। मलेशिया फर्स्ट नंबर पे इसमें रबड़ प्रोडक्शन में। इंडिया में केरल पहले नंबर पे, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, याद रख लेना। केरल तमिलनाडु कर्नाटका पहले नंबर पे कौन है, मलेशिया। इंडिया में केरल कर्नाटका तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु कर्नाटका, ये सब याद रखना है। और रबड़ की जो प्रोसेस है वो आप जानते हो कैसे रबड़ बनता है। व्हेन वी आर एडिंग द मिल्क लिक्विड विद द एसिटिक एसिड एंड हीट एट लो टेम्परेचर देन इट कन्वर्ट एंड सॉलिडिफाई इट कम रबड़। क्लियर, इस तरह का सिस्टम रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाएगा लेक्चर। मेडिसिनल हर्ब्स, दवाइयों वाली चीज़ें। गुजरात रैंक, गुजरात पहले नंबर पे, याद रखना। दे प्रोड्यूस कुमिन सीड्स, फेनिल सीड्स एंड इसबगुल, इस तरह अश्वगंधा। इंडिया ग्लोबल लीडरशिप एक्सपर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अबाउट 35% ग्लोबली सप्लाई करने वाला कौन है, इंडिया। जो दवाइयों वाली चीज़ें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वनस्पतियाँ हैं जो आयुर्वेदिक को सब इंडिया सप्लाई करता है। और डिमांड इंडिया का ब्लैक पेपर, काली मिर्च शायद होगी। चिनामोन क्या होता है, सिनेमन क्या होता है, दालचीनी। क्लोव्स लौंग, ये ज़्यादा हाई डिमांड है। अश्वगंधा, तुलसी, ये सारे इंडिया के अंदर बहुत, मतलब इंडिया की बहुत जगह डिमांड चलती है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना। अब समझते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स, आप जानते ही हो। फ्रूट के अंदर देखो अलग अलग स्टेट्स हैं। देखो एप्पल के अंदर जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे, हिमाचल पहले नंबर पे, बनाना तमिलनाडु गुजरात, याद रखना। ग्रेप्स उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। बिकॉज देखो, बिकॉज डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे ग्रेप्स नहीं है पूरे, ग्रेप्स का प्रोडक्शन कम है, उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से। और कई सारे फ्लावर्स हैं जो रोज, जुई, मोगरा, गलगोटा, ये रहा गलगोटा, एक गाना भी है गलगोटा। फ्रूट है बनाना, मैंगो, एप्पल, ये आपको याद रखना है। इंडिया रैंक सेकंड, इंडिया फ्रूट के अंदर सेकंड नंबर पे, चाइना के बाद। मेरे मन में क्वेश्चन आया रबड़ में कौन था पहले नंबर, वेरी गुड चेतन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो फॉडर, ये थिंग्स टू नो में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, लास्ट के 2 पन्ने पहले देखना। फॉडर मतलब चारा, ये मेजर प्रोडक्शन कैश क्रॉप है भाई। फॉडर चारा उगाया, बेचा, कहानी खत्म किया। फॉडर क्रॉप इंक्लूड धरफ, ये धरफ 1 अंजनी टाइप्स ऑफ फॉडर, ये आपको खुद पढ़ना है। टेक्निकल चीज़ें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, थ्रेसर वेसर, ड्रिप इरिगेशन, हम टेक्निकल चीज़ें यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर ये दिया है देखो अलग अलग फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो मैं आपको बता दूं। न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड आर सर्टिफाइड टू विलेज फार्मर्स। ग्राम सेवक, एक नई पोस्ट लाई है, ग्राम सेवक, जो किसानों को अवगत करेगा अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताएगा और किसान की हेल्प करेगा, जिसको हम कहेंगे ग्राम सेवक। फिर डीडी किसान चैनल भी लॉन्च किया गया है किसानों को गाइड करने के लिए। ये 1800 180 1551 गवर्नमेंट के द्वारा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई खेडूत, अग्री मार्केट, ये अलग अलग चीज़ें, हर एक चीज़ के डीएपी, एनपीके, ये फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं उसके बारे में सभी के बारे में जानकारी दी हुई है। हर कितना आपको फर्टिलाइजर वापरना है, कितना नहीं वापरना, वो दिया गया है, यूज़ करना है। फिर गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, डेस्परेटली लैंड सीलिंग एक्ट, कई सारे लैंड सीलिंग एक्ट लॉन्च किया, लैंड ओनरशिप राइट्स दिए गए, किसान को कार्ड दिया गया, किसान कार्ड अपने अपने खेत की एक किताब होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो किसान को ऑनलाइन कर दी गई सारी चीज़ें। आप अपनी ज़मीन देख सकते हो, जैसे ई भूगोल करके आता है, ई भूलेख, उस पर आप अपनी ज़मीन देख सकते हो आपके पास कितनी ज़मीन है,
आप में से सर्च मत करना कहीं ज़्यादा। देखो दिक्कत ये है, ज़्यादा ज़मीन निकाले तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, और ज़मीन नहीं हो तो अपने माँ बाप को कोसोगे। ठीक है, तो याद रखना, ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो दूध के लिए काम करती है, फिर ऑयल सीड्स के लिए काम करती है, मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर, इस तरह अलग अलग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन कैसा हो गया, दुगना हो गया, और ये लॉन्च किया गया कई सारे स्टेट्स में। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया जिसमें सेल्फ रिलायंट हो गया, जहाँ पे इंडिया बाहर से गेहूँ मंगाता था, अब इंडिया गेहूँ सप्लाई करने लग गया। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ, हमने पहले किया हुआ है। अब बात करें एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। इसका कंट्रीब्यूट 17% इंडियन जीडीपी के अंदर देता है। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। रॉ मटेरियल आता है, ये हमें पता है। प्रोडक्शन ऑफ रोज फ्रॉम 51 करोड़ टन टू, जो कई सारे प्रोडक्शन हमारे बढ़ चुके हैं। और इसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया, टू डिस्ट्रीब्यूट ग्रेन टू पुअर सिटीजन। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब किसानों में बीज बांटे जाते हैं गेहूं के या किसी भी चीज़ के। ठीक है, अब देखो मार्केट, इन किसानों के पास मार्केट एक्सेस नहीं है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्मेज कॉस्ट फैक्टर, किसानों को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ें मिलती नहीं है जिस रेट में चाहिए, और उनको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, टफ कंपटीशन फॉर चीपर फॉरेन इंपोर्ट्स। कई सारी फॉरेन की जो चीज़ें हैं उन हमारे इंडिया में आती, तो किसान की चीज़ें चलती इतनी नहीं है, और उनके पास मार्केट नहीं है सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ आज का अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फार्मिंग, 6 फार्मिंग थी, एंड मेथड ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड मिक्स फार्मिंग। फिर हमने 8 टाइप के क्रॉप डिस्कस किए, वीट क्रॉप, राइस, ये सब डिस्कस किया। तो आपको इस लेक्चर को कम्प्लीटली देख लेना है और समझ लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।